महात्मा गांधी वे एक अराजकतावादी थे। गांधी जी के अराजकतावादी विचार उनके दक्षिण अफ्रीकी काल के दौरान विकसित हो रहे थे। वह 1893 में टॉल्स्टॉय की पुस्तक द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू के अध्ययन से बहुत प्रभावित हुए थे। 1904 में रस्किन की अनटू दिस लास्ट ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। हिंद स्वराज 1909 में उनका कहना है कि सच्ची स्वतंत्रता तभी संभव होगी जब आधुनिक सभ्यता नष्ट हो जाएगी और एक नए समाज का निर्माण होगा। वे ऐसे राज्य विहीन समाज के पक्षधर थे जिसमें जीवन परिपूर्ण हो जाए। बिना किसी पूर्वाग्रह के लोग कभी भी एक दूसरे की रोज का काम में बाधा नहीं बनते। इसके अलावा आत्मनियमन, आत्मनिर्भरता और प्राथमिकता पर आपस में सहयोग प्रतिदिन मानव प्रथाओं में आवश्यक हो जाता है। गांधी जी के लिए राज्य जैसी संस्था या लोकतंत्र जैसी व्यवस्था अंतिम आदर्श नहीं हो सकती। ये संस्थाएं राजनीतिक शक्ति पर आधारित हैं, इसलिए ये केवल लोगों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम बनाने का साधन हो सकती है, लेकिन मनुष्य को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नेतृत्व नहीं कर सकती है। इस संबंध में उन्होंने 2 जुलाई 1931 को यंग इंडिया में स्पष्ट रूप से लिखा, मेरे लिए राजनीतिक शक्ति कोई अंत नहीं है, बल्कि लोगों को जीवन के हर विभाग में उनकी स्थिति को बेहतर बनाने में सक्षम बनाने का एक साधन है। राजनीतिक शक्ति का अर्थ राष्ट्रीय जीवन को विनियमित करने की क्षमता है, राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से। यदि राष्ट्रीय जीवन इतना परिपूर्ण हो जाता है कि स्व विनियमित हो जाता है, तो कोई प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं रह जाता है। तब प्रबुद्ध अराजकता की स्थिति होती है। ऐसे राज्य में हर कोई अपना स्वामी होता है। वह खुद पर इस तरह से शासन करता है कि वह कभी भी अपने पड़ोसी के लिए बाधा नहीं बनता है। इसलिए आदर्श राज्य में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां कोई राज्य नहीं होता है। लेकिन जीवन में आदर्श कभी भी पूरी तरह से साकार नहीं होता है। इसलिए थॉरो का शास्त्रीय कथन है कि सरकार सबसे अच्छी है जो शासन करती है, कम से कम विचार करने योग्य है। यह स्पष्ट है कि एक घोर अराजकतावादी और दुनिया को अहिंसा आधारित राज्य विहीन समाज का परिचय देने वाले होने के बावजूद महात्मा गांधी स्वयं अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के बारे में आश्वस्त नहीं थे। साथ ही ऐसी नैतिकता और सदाचार का वातावरण तैयार करना जिसके आधार पर हर किसी में उच्च कोटि की बुद्धि का विकास हो सके, उन्हें कभी आसान काम नहीं लगा। तो फिर विकल्प क्या हो सकता है? इस संदर्भ में वह बिल्कुल स्पष्ट थे, जिसे लोकतंत्र के प्रति उनके समर्थन और वकालत से देखा जा सकता है। लोकतंत्र को एक महान संस्था मानते हुए उन्होंने कभी भी इससे बचने की मांग नहीं की, बल्कि उन्होंने इसके दुरुपयोग की संभावना को कम करने पर बहुत जोर दिया। लोकतंत्र एक मानव निर्मित संस्था होने और इसलिए इसके दुरुपयोग की संभावना होने के बावजूद यदि अहिंसा के आधार पर अधिकतम संभव सीमा तक काम किया जाए, तो यह लोगों को आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता और पारस्परिक सहयोग के लिए तैयार कर सकता है। गांधी जी के अपने शब्दों में, कोई मानवीय संस्था नहीं है, लेकिन उसके अपने खतरे हैं। संस्था जितनी बड़ी होगी, दुरुपयोग की संभावना उतनी ही अधिक होगी। लोकतंत्र एक महान संस्था है और इसलिए इसका अत्यधिक दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए इसका उपाय टालना नहीं है लोकतंत्र का, लेकिन दुरुपयोग की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। यंग इंडिया 7 मई 1931। इतना ही नहीं, भारत जैसे विविधताओं वाले देश में जहां विभिन्न विचारों के सामंजस्य का एक लंबा इतिहास रहा है और जिसने हमेशा दूसरों के विचारों को सम्मान दिया है, और जहां धैर्य और सहनशीलता दिन ब दिन अपरिहार्य समस्याओं के समाधान के मूल में रही है। जिस दिन संघर्ष, विवाद या संघर्ष हो, केवल लोकतंत्र ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। इसके अलावा भारत में लोकतंत्र का इतिहास सुदूर अतीत तक जाता है। शायद यह भारत ही है जहां पहली बार लोकतंत्र ने काम करना शुरू किया। जो लोग भारत की अनुकरणीय और अनूठी परंपराओं से परिचित हैं, वे जानते हैं कि प्राचीन काल से ही यहाँ समस्याओं, विवादों और झगड़ों का समाधान संबंधित पक्षों के बीच सीधे संवाद के आधार पर या पंच निर्णय मध्यस्थता के आधार पर किया जाता रहा है, जो एक है संघर्षों को बदलने के सर्वोत्तम लोकतांत्रिक तरीकों में से एक। इसीलिए महात्मा गांधी लोकतंत्र को नकारने के बजाय नैतिकता सहित उच्च मानवीय मूल्यों के आधार पर इसके निरंतर विकास की कामना करते थे।
ताकि वैश्विक स्तर पर एक राज्य विहीन समाज का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने किसी न किसी रूप में राज्य विहीन व्यवस्था के अपने सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए लोकतंत्र को पहले चरण के रूप में आवश्यक माना। वे इस कार्य की शुरुआत भारत से करने की कामना करते थे और यह भी चाहते थे कि भारत इस संबंध में पूरे विश्व के लिए आदर्श बने। निस्संदेह स्वतंत्रता और न्याय महात्मा गांधी की कल्पना के लोकतंत्र के दो बुनियादी स्तंभ थे। उन्होंने लोकतंत्र में आम और खास सभी का कल्याण देखा, जहां समान स्वतंत्रता और न्याय उपलब्ध हो। विशेष रूप से उन्होंने लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत जोर दिया, जैसा कि उनके निम्नलिखित कथन से स्पष्ट है। यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता चली जाती है तो निश्चित रूप से सब कुछ खो जाता है, क्योंकि यदि व्यक्ति गिनना बंद कर देता है तो समाज में क्या बचता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यह किसी व्यक्ति को स्वेच्छा से समाज की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर सकता है। यदि यह उससे छीन लिया जाता है तो वह स्वचालन बन जाता है और समाज बर्बाद हो जाता है। कोई भी समाज संभवतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अस्वीकार करके नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार यह न्याय ही है जो स्वतंत्रता के साथ साथ लोकतंत्र की अनुकूलनशीलता, सार्थकता और सफलता को भी सिद्ध करता है। उद्धरण के लिए विशेष रूप से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सामाजिक न्याय के महत्व और अनिवार्यता को कम नहीं किया जा सकता है, विशेषकर इस कारण से कि सामाजिक न्याय भारत की प्रमुख समस्याओं में से एक है। सैकड़ों हजारों लोग अभी भी सामाजिक न्याय चाहते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और बौद्धिक क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए महात्मा गांधी ने सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बहुत जोर दिया ताकि राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा इस भागीदारी के बल पर आम आदमी भी उच्च जीवन स्तर का आनंद ले सकता है और बौद्धिक विकास के साथ साथ समाज में समानता हासिल करने का रास्ता भी खोज सकता है। स्वयं गांधी को उद्धृत करने के लिए लोकतंत्र तब तक एक असंभव चीज है जब तक कि सत्ता में सभी की हिस्सेदारी न हो। यहां तक कि एक अछूत, एक मजदूर जो आपके लिए अपनी आजीविका कमाना संभव बनाता है, स्वशासन, स्वराज्य या लोकतंत्र में उसका हिस्सा होगा। यंग इंडिया 1 दिसंबर 1946। इतना ही नहीं, गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत सामाजिक न्याय की स्थापना की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। इसके माध्यम से वह मनुष्यों के बीच स्वस्थ सामाजिक संबंधों की कामना करते थे और उनके आधार पर मालिकों और नौकरों के बीच मतभेद समाप्त करना चाहते थे। वह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रत्येक व्यक्ति की आत्मनिर्भरता के एकमात्र उद्देश्य के साथ धन और संपत्तियों को ट्रस्टीशिप के क्षेत्र में लाना चाहते थे। सामाजिक न्याय के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह अपरिहार्य है। इस संबंध में भारत की क्षेत्रीय सीमाओं से परे जाकर महात्मा गांधी ने यहां तक कहा, मेरे अनुसार भारत का आर्थिक संविधान और दुनिया के मामले में ऐसा होना चाहिए कि इसके तहत कोई भी व्यक्ति पीड़ित न हो भोजन और कपड़ों की कमी। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त काम मिलना चाहिए जिससे वह 2 वक्त की रोटी पूरी कर सके। और यह आदर्श सार्वभौमिक रूप से तभी साकार हो सकता है जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन नियंत्रण में रहे। जनता, वे सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने चाहिए, जैसे कि भगवान की हवा और पानी है या होना चाहिए। किसी भी देश, राष्ट्र या व्यक्तियों के समूह द्वारा उनका एकाधिकार अन्यायपूर्ण होगा। इस सरल सिद्धांत की उपेक्षा ही हमारी विपन्नता का कारण है। आज न केवल इस खुशहाल भूमि भारत में, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसका गवाह बने। स्वतंत्रता और न्याय के साथ साथ तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका लोकतंत्र पर गांधी के विचारों के संदर्भ में विशेष उल्लेख आवश्यक है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी ने हमेशा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में नैतिकता और नीति शास्त्र पर बहुत जोर दिया और लोगों से अहिंसा को अपनी दैनिक गतिविधियों का केंद्र बनाने का आह्वान किया, बार बार कर्तव्यों की बात की। निस्संदेह उन्होंने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, अहिंसा पर आधारित स्वराज्य में लोगों को अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन उनके लिए अपने कर्तव्यों को जानना आवश्यक है। 25 मार्च 1949। एक अन्य अवसर पर उन्होंने लिखा, जो अपने कर्तव्यों का विधिवत पालन करता है उसे अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में अपने कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जो जीने लायक है। इसमें सभी वैध अधिकार शामिल हैं। 27 मई 1988। इतना ही नहीं, अपने निधन से कुछ महीने पहले गांधी जी ने यहां तक कहा था, आज पूंजीपति और जमींदार अपने अधिकारों की बात करते हैं, दूसरी ओर मजदूर शासन करने के अपने दैवीय अधिकार का राजकुमार, एक और रायत, उसे इसका विरोध करना होगा। यदि सभी केवल अधिकारों पर जोर देंगे और कर्तव्यों पर नहीं, तो पूरी तरह से भ्रम और अराजकता होगी। इसलिए उन्होंने आगे कहा, यदि अधिकारों पर जोर देने के बजाय हर कोई अपना कर्तव्य निभाए तो तुरंत मानव जाति के बीच व्यवस्था का शासन स्थापित हो जाएगा। राजाओं के शासन करने के दैवीय अधिकार और दंगों के विनम्र कर्तव्य जैसी कोई चीज नहीं है। अपने स्वामी के प्रति सम्मानजनक आज्ञा पालन करना। 6 जुलाई 1947। महात्मा गांधी के उपरोक्त कथनों से आम तौर पर ऐसा लगता है कि वे मौलिक अधिकारों की तुलना में लोगों के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हैं। इससे यह भी जाहिर होता है कि शायद वह मानवाधिकारों के प्रति उदासीन है, लेकिन यह केवल एक क्षणिक उलझन है। इसमें सत्य की तनिक भी कमी नहीं है। गांधी सभी के लिए समान स्वतंत्रता के महान रक्षक थे। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने सभी की सामाजिक, धार्मिक, तर्कसंगत, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। फिर यह कैसे संभव हुआ कि वह लोगों के मौलिक अधिकारों के सवाल को नजरअंदाज कर दे? इसके अलावा जब गांधी ने दैवीय शासक के रूप में राजकुमारों के अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और लोगों को अपने स्वामी के रूप में उनका सम्मान पूर्वक आज्ञा पालन न करने की सलाह दी, तो वह लोगों के अधिकारों से अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते थे? इसी तरह गांधी सभी के लिए न्याय के लिए प्रतिबद्ध थे। न्याय की स्थापना के लिए उन्होंने न केवल बार बार लोगों का आह्वान किया, बल्कि अहिंसक कार्यवाहियां भी चलाईं और उनमें से कुछ सफलता की दृष्टि से अनुकरणीय रही। उनके माध्यम से उन्होंने एक अनुकूलनीय और की शुरुआत की दुनिया के लिए प्रभावी तरीका, वह लोगों के अधिकारों के महत्व को कैसे कम कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास और समृद्धि की बात की। उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण और ट्रस्टीशिप के अपने उल्लेखनीय विचारों के माध्यम से सर्वोदय का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए हमारे लिए यह कल्पना से परे है कि गांधी जैसा व्यक्ति लोगों के मौलिक अधिकारों के सवाल को नजरअंदाज कर सकता है। निस्संदेह गांधी जी स्वतंत्रता और न्याय के साथ साथ सभी के लिए समान अधिकारों की कामना करते थे। जैसा कि हम जानते हैं, गांधी जी ने न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के महत्व को स्वीकार किया, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए अपने सभी अहिंसक कार्यों में लोगों के अधिकारों के मुद्दे को अपरिहार्य बना दिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में उनके कार्यों में लोगों के अधिकारों की समानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि गांधी जी ने कभी मानवाधिकारों की अनदेखी की या उन्होंने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को प्राथमिकता दी, वे सही नहीं हैं। दरअसल लोगों के अधिकारों के बारे में महात्मा गांधी का अपना परिष्कृत, अनुकरणीय और अनुकूलनीय दृष्टिकोण है। नागरिकों के अधिकारों के संबंध में उनके विचार उनसे संबंधित विभिन्न समसामयिक एवं आधुनिक अवधारणाओं के माध्यम से निर्धारित मानकों के अनुरूप उनकी योग्यता सिद्ध करने के अलावा नैतिकता से भी जुड़े हुए हैं। चूंकि गांधी की कल्पना का लोकतंत्र उच्च नैतिकता के बिना संभव नहीं है, इसलिए इसमें नैतिकता का केंद्रीय स्थान है। इसके अलावा नैतिकता मनुष्य में जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है, जिसके बल पर वे एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा, सम्मान और आदर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में भी कई बार हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सम्मान में भारी कमी देखते हैं। स्वयं के अधिकारों का अधिक तथा दूसरों के अधिकारों का कम ध्यान देखा जाता है। फलस्वरूप मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति बार बार सामने आती रहती है। निस्संदेह लोकतंत्र पीड़ित है, उसका रास्ता बाधित हो जाता है। इसलिए अधिकारों को कर्तव्यों से जोड़ने के गांधी जी के दृष्टिकोण को कमतर नहीं आंका जा सकता, बल्कि उनके विचार महत्वपूर्ण और विचारणीय हैं। वे जनता की सरकार की समृद्धि और सफलता के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं।
इस संबंध में उनका कथन, यदि कर्तव्यों को पूरा न करते हुए हम अधिकारों के पीछे भागते हैं तो वे इच्छा ओद विस्प की तरह हमसे दूर भाग जाते हैं। यंग इंडिया 1 जनवरी 1925 असाधारण है। यह अनदेखी करने के बजाय मौलिक अधिकारों की स्थिति को बहुमूल्य बनाता है। इसके अलावा यदि गांधी नागरिकों के अधिकारों को नजरअंदाज कर सकते थे तो उन्होंने कभी नहीं कहा होता, सच्चा फल जीवन में अधिकार की उपलब्धि है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि गांधी की कल्पना के लोकतंत्र में मौलिक अधिकार उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने स्वतंत्रता और न्याय। इसके अलावा लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों के संबंध में उनके विचार विषय विशेषज्ञ और सरकार में बैठे लोगों के लिए विचारणीय हैं। अपने परिष्कृत रूप में वे मानवाधिकारों की चिंता करने वालों का मार्गदर्शन करने में भी कमोबेश सक्षम हैं।